फ्रेंड्स, आप सबका हमारे YouTube चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन की जो जानकारी है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम वेस्ट बंगाल के अंतर्गत हिंदी विषय का ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। ये हिंदी विषय के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है वह देश कौन सा है और इसके जो कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो इस चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है वो आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। अतः आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि कृपया कर इस वीडियो के अंत तक तो अवश्य बना रहें जिससे कि आपको इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को जिसका इंतज़ार आपको काफ़ी समय से है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि संक्षेप में उत्तर दो। क्या है आपका हेडिंग है कि संक्षेप में उत्तर दो। जो क्वेश्चन है कि इस कविता के कवि कौन हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा कि इस कविता के जो कवि हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कविता में किस देश का वर्णन है, तो जो इसका उत्तर होगा कि इस कविता में भारत देश का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इस कविता में भारत की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो देखिएगा कि इस कविता में भारत के प्राकृतिक वैभव एवं यहाँ के लोगों की जो चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह के अन्य वीडियो भी की जानकारी प्राप्त होता रहे। चलिए तो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि भारत के चरणों को कौन धोता है और इसका जो मुकुट किसे बताया गया है, इसका यानी भारत का। तो भारत के जो चरणों को कौन धोता है, तो सागर, रत्नेश, और इसका जो मुकुट है वह हिमालय पर्वत को बताया गया है कि हिमालय पर्वतमाला हमारा भारत का मुकुट है। आगे देखते हैं कि भारत के सेवक सपूतों की संख्या कितनी है, यानी कि यहाँ पर जो उत्तर है कि भारत के सेवक एवं सपूतों की जो संख्या है वो करीब करोड़ों करोड़ों है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब 2 नंबर, यहाँ से 2 नंबर शुरुआत होगा आपका। अगर आप अपने अभ्यास पुस्तिका में देखिएगा तो 2 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के जो उत्तर है उसको आपको अपनी भाषा में लिखना होगा। ठीक, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत एक आनंदमय देश है, ये किस प्रकार ये हो सकता है कि भारत एक आनंदमय देश है। चलिए देखते हैं। बताया गया है कि भारत की नदियों का जल अमृत की तरह गुणकारी है। यानी बताया गया है कि भारत की जो नदियां हैं उन नदियों का जो जल है वो अमृत के तरह गुणकारी है। किसके तरह, तो अमृत की तरह, और अमृत के समान जीवन दायिनी है। ये पूरे देश की भूमि को सींचती है। बताया गया कि ये जो पूरे देश की जो भूमि है उस भूमि को सींचने का जो कार्य ये भारत की नदियों का ही है, जिसमें भारत में रसीले सुस्वादु फल, कंद,
अन्न और मेवे पैदा होते हैं। यहाँ पर सुगंधित और सुंदर फूल सदा खिले रहते हैं। यहाँ के जो पर्वत, मैदान और वनों में सदा हरियाली छाई रहती है। जीवन का सदा आनंद यहाँ पर प्राप्त है। इसी कारण भारत एक आनंदमय देश है। अगला देखते हैं कि नदियाँ सुधा की धारा बहा रही है। आज स्पष्ट करना है, ये लाइन का आखिर क्या आशय है वो आपको बतलाना है। तो कहने का मतलब यही है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि नदियाँ सुधा की धारा बहा रही है। इसका आशय यही है कि यहाँ की नदियाँ, यहाँ यानी भारत की नदियों का जो जल है वह स्वच्छ और क्या होता है, अमृत के समान गुणकारी होता है। जैसे अमृत अपना गुण के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, विख्यात है, उसी तरह भारत की जो नदियाँ का जो जल है वह स्वच्छ भी है और एक तरह से कहे तो अमृत के समान गुणकारी है तथा इसके जल की सिंचाई से विभिन्न प्रकार के अन्न, फल फूल और मेवा उत्पन्न होते हैं। इसीलिए तो नदियाँ को सुधा की धारा कहा गया है कि सुधा की धारा बहा रही है। भारत की धरती में कौन से अनंत धन गरे हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा कि भारत की धरती में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ यानी जो धरती के अंदर से निकाले जाते हैं, जैसे लौह ऐसक, कोयला, मैग्नीज, तांबा, सोना, खनिज आदि के रूप में अनंत धन गरे पड़े हैं। यानी भारत के ये जो धरती है, इस भारत की धरती में ये सभी जो पदार्थ हैं ये आपके गरे पड़े हैं। अगला क्वेश्चन है 2.4 देख लीजिए। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में क्या कहा गया है? तो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में कहा गया है कि यानी यहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन करना है कि भारत के उत्तर में यानी इसके उत्तर में हिमालय पर्वतमाला। भारत के उत्तर में कौन है? तो हिमालय पर्वतमाला। वहीं अगर आप दक्षिण की तरफ देखिएगा तो हिंद महासागर जो कि लहराता रहता है तथा यहाँ के जो पर्वत, मैदान और वनों में सदा हरे पेड़ पौधे लहराते रहते हैं। यहाँ के सुंदर और जो सुगंधित फूल सबका मोह लेते हैं। यानी भारत के जो सुंदर और जो सुगंधित फूल हैं वो सबका क्या करते हैं? मन को मोह लेते हैं, यानी मनमोहक हैं। इसीलिए भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में ये सब वक्तव्य कवि के द्वारा इस कविता में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं 2.5। भारत ने पृथ्वी के निवासियों को किस प्रकार जगाया? तो जो क्वेश्चन है कि भारत ने पृथ्वी के निवासियों को किस प्रकार जगाया, तो चलिए देखते हैं कि भारत के लोग सबसे पहले शिक्षित हुए। इस पृथ्वी पर बतलाया जाता है, शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा, ठीक। तो कि भारत के ही लोग थे जो सबसे पहले इस पृथ्वी पर शिक्षित हुए। जहाँ विश्व के लोग जंगलों में जानवरों की तरह रहते थे, उस समय यहाँ के लोग ने वेदों, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, यहाँ तक कि जो रामायण है, महाभारत की रचना की। यानी जिस समय विश्व के लोग जंगल में जानवरों की तरह अपना जीवन यापन करते थे, उस समय हमारे भारत के जो लोग थे वो एक तरह से कहे तो वेद, रामायण और महाभारत की रचना कर दी, सोचिए। और पूरे विश्व के लोगों को शिक्षा देकर उनको भी एक तरह से कहे तो शिक्षित किया। फिर अगला है, इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। यानी ये जो कविता है, इस कविता का सार आपको बतलाना है। तो प्रस्तुत कविता के जो कवि हैं, ठीक, प्रस्तुत कविता के जो कवि हैं डॉक्टर राम
नरेश त्रिपाठी जी इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि राष्ट्र प्रेम से संबंधित ये कविता है। जो हमारा ये कविता है कि वह देश कौन सा है, तो ये कविता क्या है, राष्ट्र प्रेम। यानी इस कविता को पढ़कर जो पाठक वर्ग हैं उनके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होना एकदम निश्चित है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से जो कवि हैं वो कवि भारत की प्राकृतिक सुंदरता को, कि देखिए हमारा भारत की क्या प्राकृतिक सुंदरता है और उसकी संपन्नता और यहाँ के लोगों की विद्वता और न्यायप्रियता का गुणगान किया है। कि भारत की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वो कैसे भारत को सुरक्षित रखती है और कितना सुंदर है, और इसके साथ साथ भारत कैसा संपन्न है खनिजों के मामले में। आप देख ही लिए, यहाँ तक कि यहाँ के लोग ही थे जो कितने उनकी विद्वता यानी कितने विद्वान हैं, और इसके साथ साथ न्यायप्रियता है यानी न्याय में उनका एक तरह से कहे तो लगाव है। इन सभी का गुणगान जो हमारे कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी इस कविता के माध्यम से किए हैं। आगे देखते हैं, कवि भारतवर्ष का गौरवगान करते हुए कहते हैं, किसका, जो कवि हैं वो भारतवर्ष का गौरवगान यानी गुणगान करते हुए कहते हैं कि दुनिया में भारत ही ऐसा महान देश है जिसके चरण साकर पखारता है यानी धोता है, और हिमालय पर्वत उसके मुकुट की तरह शोभा देता है। यानी पूरे इस विश्व में कहें तो भारत ही है जिसका चरण सागर पखारता है यानी धोता है, और सर पर कहे तो हिमालय की मुकुट आपको शोभा बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ की जो नदियाँ का जल अमृत के समान गुणकारी और पवित्र है। भारत की जो नदियाँ हैं इन नदियाँ का जो जल होता है वो अमृत के समान गुणकारी और पवित्र माना गया है, क्योंकि हम आप लोग भी देखते हैं पूजा पाठ में हम लोग गंगा का जल यूज़ करते हैं। इन नदियों के जल से सिंचाई होता है जिससे अमृत के समान फल फूल अन्न मेवा प्राप्त होते। देश की जलवायु ऐसी है कि वर्ष भर यहाँ के खेत फसलों से लहराते रहते हैं और फूल अपनी सुगंध और सुंदरता चारों ओर बिखरते रहते हैं। यहाँ के जो पर्वत मैदान और वनों में सदा हरियाली छाई रहती है। ये सब जो पर्वत मैदान या वन है इसमें हरियाली छाने का जो मेन वजह है वो हमारी नदियाँ हैं। भारत की भूमि अनेक बहुमूल्य भारत की जो भूमि है उसमें अनेक बहुमूल्य खनिजों से भरी हुई है। यहाँ के जो लोगों ने ही सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त की और वेदों की रचना भी की और संस्कृति सभ्यता का भी विकास किया। भारत के लोग अपने ही शिक्षित होकर खुश नहीं हुए, किंतु उन्होंने विश्व के अन्य लोगों को भी शिक्षित और ज्ञानी बनाया। सोचिए, यानी कि सबसे पहले जो शिक्षा का जो आविष्कार हुआ वो भारत के लोगों में हुआ, और भारत के लोगों ने ही सबसे पहले शिक्षित भी हुए, और वो चाहते तो चुपचाप रह जाते अपने शिक्षित होकर, लेकिन उन्होंने विश्व के अन्य लोगों को भी शिक्षित करने का यानी अन्य देशों के लोगों को भी शिक्षित करने का एक तरह से कहे तो बीड़ा उठाए जिम्मा उठाए और उनको शिक्षित भी किए और ज्ञानी भी बनाए। यहाँ के लोगों के जीवन का जो उद्देश्य ही त्याग रहा है। अब ये त्याग कैसे दिखाई देगा, तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र का नाम था राम। तो राम यहाँ बताया गया, राम अपने पिता के आदेश पर अपना राज्य छोड़ दिया। अब समझिए, पिता का सिर्फ एक आदेश था कि बेटा तुमको वन में जाना है, और इस आदेश पर जो हमारे भगवान राम हैं उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर और 14 वर्षों के लिए कहे तो जंगल चले गए, वन चले गए, और उन प्रिय भाई जो लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। ये भाई भाई का आपसी प्यार, और अन्य भाई भरत उसकी खराओं को राजा सिंहासन पर रखकर प्रजा पालन करते रहे। वहीं जो
तीसरा भाई है, वो बड़े भाई का खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखकर प्रजा पालन करते रहे, यानी प्रजा का पालन करते रहे। ऐसी प्रेमी भाई अनंत कहाँ है? ऐसा भाई तो आपको इस पृथ्वी पर कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। कवि कहते हैं कि यहाँ के लोग निष्पक्ष और न्यायकारी हैं। करोड़ों भारतीय आपसी प्रेम भाव के साथ भारत में निवास करते हैं। आगे चलते हैं। तो इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेट होने का मौका मिले। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 2.7। तुमको भारत की क्या क्या चीज़ें लुभाती है? उत्तर देखिए, भारत मेरा प्यारा देश है। भारत मेरा प्यारा देश है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु मेरा मन मोह लेती है। यहाँ के मैदान, हरे भरे वन, ऊंचे पर्वत सब मेरा मन मोह लेता है। हमारे देश में राम जैसे महान पुरुष हुए हैं, यानी हमारे जो भारत देश है, इस भारत देश में बतलाया जाता है कि महान पुरुष जिसको राम माना जाता है, तो महान पुरुष राम का जन्म हुआ है, जिनके पिता के एक इशारे पर, जिन्होंने क्या किया, अपने पिता के एक इशारे पर अपना सारा राज्य पाट छोड़ दिया और 14 वर्षों तक वन में रहे, जंगल में रहे। उनके भाई लक्ष्मण और भारत का आदर्श चरित्र मेरा मन मोह लेता है। और उनके साथ उनके भाई एक लक्ष्मण भी गए थे, सीता भी गई थी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, भाई भाई का प्रेम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो संग में भाई गया है, उस भाई का जो आदर्श चरित्र है, ये राम और लक्ष्मण का, ये देखकर तो जो पाठक वर्ग है, समझिए कि उनका तो मन ही मोह लेता है। यहाँ वर्ष भर खिलने वाले सुगंधित और सुंदर फूल अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कुछ ऐसे वे फूल हैं जो सालों भर यानी वर्ष भर खिलते रहते हैं और सुगंधित भी होते हैं, और ऐसे फूलों को देखकर आप भी एक तरह से कहे तो आकर्षित हो जाइएगा। भारत की मिट्टी के कण कण में मेरा प्राण बसता है, और गंगा का जो पावन जल है मेरे तन और मन दोनों को ही निर्मल कर देता है। इस तरह भारत की प्रत्येक वस्तु में मेरा तन मन रचता और बसता है। आगे चलते हैं, 3 नंबर देखिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि सही शब्द द्वारा कविता की पंक्तियों को पूरा करें। इस कविता को आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि इस कविता को पहले भली भांति पढ़ लीजिएगा, तत्पश्चात ये जो पंक्तियाँ है, जो खाली स्थान दिया गया है, इसको आप भरने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला है 3 का 1, डैश दिया गया खाली स्थान है, स्वर्ग सा जहां वह देश कौन सा है। तो वह देश कौन सा होगा, तो आप देख सकते हैं, सुख स्वर्ग सा जहां वह देश कौन सा है, तो यहाँ हो जाएगा सुख। दूसरा होगा, जिसका चरण निरंतर खाली स्थान है धो रहा है। तो किसका चरण, अरे भारत का चरण कौन धो रहा है, तो रत्नेश धो रहा था। 3.3 देखिएगा, दिन रात रहे हैं, दिन रात खाली स्थान रहे हैं, वह देश कौन सा है। तो जो दिन रात कहे तो हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। आगे देखिएगा 3.4 में, जिसके अनंत खाली स्थान से धरती भरी पड़ी है। तो तन से कि मन से कि धन से, तो धन से। भारत का जो जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, भारत देश का जो धरती है वह धन से लदी हुई है, भरी हुई है। पृथ्वी
निवासियों को जिसने प्रथम क्या किया डैश जगाया। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित कविता की ये जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। तो यहाँ पर कुछ 4 लाइन दिया गया है, इस 4 लाइन को हम आपके समझ पढ़ दे रहे हैं। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। तो इसका क्या करना है, हमको सरल अर्थ आपको बतलाना है। तो चलिए देखते हैं, ये जो 4 पंक्तियां हैं, इस पंक्तियां के जो कवि हैं वो हमारे, इन पंक्तियों के जो कवि हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी। इस कविता के माध्यम से पूछते हैं कि वह कौन सा देश है, वह कौन सा देश है जिसके चरण सदा सागर पखारता रहता है, यानी धोता रहता है, और जिसका मुकुट एक तरह से कहे तो हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत है, जिसका मुकुट हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत है, जहाँ की नदियाँ अमृत सा मीठा जल सदा बहाती रहती है। और यहाँ पर हम नदियों के जल की खासियत बताया गया है कि वो जल कैसा होता है, तो मीठा होता है और अमृत सा होता है, तथा जिसकी भूमि इन नदियों द्वारा सींची जाती है, और इस भूमि पर जो सींची यानी सिंचाई भी इसी नदियों के जल के द्वारा खेती की जाती है। अगला देखते हैं 5 नंबर, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो चलिए देखते हैं, पृथ्वी के निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा, वह देश कौन सा है। छोरा स्वराज त्रिनवत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ, वह देश कौन सा है। तो पृथ्वी के निवासियों को किसने और किस प्रकार जगाया, यानी इस पृथ्वी के जो निवासी को किसने और किस प्रकार जगाया। तो आप देखिएगा कि पृथ्वी के निवासियों को भारत के लोगों ने, कहाँ के लोगों ने, तो भारत के लोगों ने अपने ज्ञान और सभ्यता का दान देकर, ठीक, सभ्यता का दान देकर एक तरह से जगाया था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अवश्य लाइक करें, तथा इस चैनल को पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम इसी तरह के अन्य वीडियो जो लाएं उसकी जानकारी आप तक पहुंचता रहे और इसका लाभ आप उठाते रहें। तो चलिए 5.2 देखते हैं, शिक्षित किया सुधारा, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, यानी शिक्षित किया है, सुधार दिया है, समझ रहे हैं आप लोग। तो शिक्षित किया सुधारा का अर्थ है कि जब भारत के लोग ज्ञान और विज्ञान में बहुत आगे बढ़े थे, किस क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी पर बतलाया गया है कि जो वेदों का रचना करने वाले, या एक तरह से कहे तो जो सबसे पहले ज्ञान जिनको हुआ वो हमारे भारत के ही लोग थे। विश्व के अन्य जो लोग थे उस समय एक तरह से जंगली जीवन यापन कर रहे थे, जबकि भारत के लोग एक तरह से वेद, रामायण, महाभारत की रचना कर रहे थे। तो वही बताया गया है कि भारत के लोग ज्ञान और विज्ञान में बहुत जब आगे बढ़े थे, उस समय विश्व के अन्य देशों के तो लोग क्या कर रहे थे, वनों में और जंगलों में, और कहे तो पर्वतों पर जंगली पशुओं की तरह रहते थे। समझिए, उस समय भारत के लोगों ने दुनिया के लोगों को धर्म और संस्कृति की शिक्षा दी थी कि धर्म क्या होता है और संस्कृति किसे कहते हैं, जो भी कुछ कहें। उसकी अज्ञानता दूर किया। ये कौन थे, ये सब भारत के लोग ही थे। अब अगला क्वेश्चन है, किसके आदेश से और किसने स्वराज छोड़ा। तो अयोध्या के राजकुमार यानी राम ने अपने पिता के आदेश
यानी कि दशरथ के आदेश से अयोध्या का राजपाट छोड़ दिया। तो इस वीडियो में इतना ही रहा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन की जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तथा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है।